तो आज आम मैंने पढ़ा कौन पढ़ा ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव केमिति आमे वेव को रिप्रेजेंट करबा। प्रीवियस क्लास रे हम पढ़िथिले सिंगल वेव विषय रे। आ जेतेबेले बहुत गुडा वेव पळे आसीबो ना सेतेबेले आ ताको आमे वेव कहबानी ताको गोटे स्पेक्ट्रम कहबा। बुझिले तो जेतेबेले बहुत गुडा वेव रो रिप्रेजेंटेशन करिया पड़िबो ना हमकु सेतेबेले आमे ताको गोटे स्पेक्ट्रम कहबा। आ सिंगल को केवल वेव कहबा, वेव बा वेवलेट कहबा। आ जेतेबेले बहुत गुडा वेव रो हमकु पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करिया पड़िबो ताको आमे कहबा स्पेक्ट्रम। तो एठी तुम लिखि परिबो ए स्पेक्ट्रम कैन बी डिफाइंड as a pictorial representation or arrangement of radiation in increasing order of wavelength। तो लैम्बडा को इंक्रीज करे करे अरेंज कर परिबो और फ्रीक्वेंसी रो डिक्रीजिंग ऑर्डर रे अरेंज कर परिबो। बोथ आडू पॉसिबल बिकॉज़ कोन म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा। तो ये बढ़िले ये डिक्रीज करिवोनी कि देखो सी तो कांस्टेंट तो म्यू सहित लैम्बडा केमिति प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो तुम जदि वेवलेंथ बढ़ाउचो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करिवो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाउचो वेवलेंथ डिक्रीज करिवो। बट हमर जो अरेंजमेंट हमें करबा स्पेक्ट्रम तयारी करबा पई वेव मान करू बा वेवलेंथ मान करू तो सेठी हमें अरेंज करबा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एई स्पेक्ट्रम भी डिफरेंट टाइप रो अछि। तो हमें एटम रो प्रथमे स्पेक्ट्रम कंसीडर करबा, अलगा किछि पार्टिकल स्पेक्ट्रम हमें देखिबानी। वर्तमान हमें जेहेतु एटम विषय रे पढुचे एटॉमिक मॉडल सब पढुचे तो हमें एटम रो स्पेक्ट्रम देखिबा फर्स्ट, देन हमें आगु जिबा, देन हमें आगु जिबा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम कोन? एटॉमिक स्पेक्ट्रम कोन ना द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज डिसकंटीन्यूअस कंसिस्ट ऑफ ए शार्प वेल डिफाइंड लाइन। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम टा गोटे डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम माने तुम जो सजेला बेले ना किछि किछि एम्प्टी स्पेस रहि जाउतबो वेवलेंथ सजेला बेले माने बिकॉज़ तुम पाखे थिबो 430 वेवलेंथ वाला 450 थिबो मझी तक किछि नथिबो। बुझिलो तो सेइ भला को कोंती डिसकंटीन्यूअस। आ कंटीन्यूअस माने सब वेवलेंथ तुम पाखे अवेलेबल तुम इंक्रीजिंगली सजाडी पारुथिबो। ओके then you have here you can write under atomic spectrum that the spectrum of atom is continuous and consist of sharp well defined lines। ऐसे ही कुछ sharp well defined lines होंगे वहां पर and the bonds corresponding to the definite frequency। तो हर फ्रीक्वेंसी के लिए हर बॉन्ड के लिए हर केमिकल बॉन्ड के लिए हमें एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी मिलेगा और दिस इज कॉल्ड ए लाइन स्पेक्ट्रम या फिर डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम को हम यहाँ पर बोल सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रा। ओके तो रेडिएशन अगर ऑब्जर्व हुआ तो वहां पर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखेंगे, अगर इमिट हुआ तो रेडिएशन या फिर एनर्जी अगर इमिट हुआ तो वहां पर हम इमिशन स्पेक्ट्रा देखेंगे। तो पहले आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में लिखो। हमको पहले पता चला कि स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम है वेवलेंथ के हिसाब से हमें डिफरेंट वेव्स के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाना है या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाना है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमें क्या पता चला कि इट इज ए डिसकंटीन्यूअस कंसिस्ट ऑफ शार्प वेल डिफाइंड लाइंस और बॉन्ड्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। इसको हम एक लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। फिर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को एटॉमिक स्पेक्ट्रम को दो टाइप में डिवाइड किया, एक है इमिशन स्पेक्ट्रा और एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर एनर्जी या फिर रेडिएशन इमिट हुआ तो उस स्पेक्ट्रम को बोलेंगे हम इमिशन स्पेक्ट्रा और एनर्जी और रेडिएशन ऑब्जर्व हुआ तो हम उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, पूरा प्योर थियोरेटिकल पार्ट है, पूरा प्योर थियोरेटिकल पार्ट है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपका। तो अब एक छोटा सा सबहेडिंग डालो इमिशन स्पेक्ट्रा का। अभी हमें इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अगर रेडिएशन या फिर एनर्जी इमिट हो रहा है, देखो द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय सब्सटेंस दैट हैज ऑब्जर्व्ड एनर्जी either by passing electric discharge through gas at low temperature or by heating the substance is called emission spectra, is called emission spectra। तो atom molecules ions have absorbed radiation are said to be in excited state। अगर एटम मॉलिक्यूल आयन ने कुछ अमाउंट का रेडिएशन ऑब्जर्व किया तो उसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। और इमिशन स्पेक्ट्रा को ऐसे हम सजाते हैं इंक्रीजिंग वेवलेंथ में। देखो वेवलेंथ जितना इंक्रीज करता जाता है हमारा जो लाइन है उतना डिसकंटिन्यूअस होता जाता है। देखो यहाँ पर गैप कितना है, यहाँ पर दो वेवलेंथ के बीच गैप कितना है, उतना ही ज्यादा डिसकंटिन्यूअस होता जाएगा जितना आप हायर वेवलेंथ में आगे बढ़ते जाओगे। तो फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होगा? बिल्कुल इसका उल्टा होगा सर, बिल्कुल इसका उल्टा होगा। चलो देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज लाइक अ फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा। देखो
आपने कभी फोटोग्राफ उठाया या पुराने जमाने में, अभी तो फोन में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिखता फोटोग्राफ का, बट पुराने जमाने में जब आपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लिया होगा वहां पर आपका नेगेटिव भी मिलता होगा, जो कि आपका बिल्कुल उल्टा एक इमेज हुआ होगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रा भी इमिशन स्पेक्ट्रा का बिल्कुल उल्टा है। और यहाँ पर देखो मिसिंग वेवलेंथ, यहाँ पर भी आगे अगर आप इंक्रीज करते हो तो यहाँ पर भी जो वेवलेंथ का गैप है बहुत इंक्रीज करता है। और ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम भी एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है, एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है, एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। तो यहाँ ये दोनों आपके लिए बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर से इतना ज्यादा कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं आते, तो इतना ही याद करो ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रा एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। वो दोनों डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हैं और इनका ये वाला जो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल डायग्राम ये याद रख लेना। और क्या, अब हम चलते हैं कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। अभी मैं बोला कि सर एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो होते हैं डिसकंटिन्यूअस, बट सर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कौन होते हैं? तो यहाँ पर देखते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कैसा होता है। देखो जैसे हमने बनाया डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, वैसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा अगर आप यहाँ पर बनाने की कोशिश करोगे तो ये हर जगह एक भी गैप नहीं रहेगा, हर जगह वेवलेंथ आपको दिखेगा। समझ रहे हो, पूरा कंटिन्यूअसली वेवलेंथ आपको दिखेगा। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा इन दिस विजिबल स्पेक्ट्रम रेडिएशन वी डोंट हैव ए डेफिनेट बाउंड्री, यहाँ पर आपको बाउंड्री नहीं मिलेगा और विदाउट एनी गैप हमारा जो इंक्रीज है वेवलेंथ इंक्रीज करता जाएगा, ऐसे आपको गैप्स नहीं दिखेंगे। ये पूरा मतलब एक ब्लैक का स्ट्रिप होगा, समझ रहे हो। बट डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में यहाँ पर वेवलेंथ के बीच में सेपरेशन होगा, आपको एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री पता चलेगा, सर ये वेवलेंथ ये है, ये वेवलेंथ ये है, ये वेवलेंथ ये है और ये वेवलेंथ ये है, ऐसा आपको कुछ पता चलेगा। और गिव्स लाइन सच गिव डिसकंटिन्यूअस अपीयरेंस, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा और यहाँ पर कंटिन्यूअस अपीयरेंस होगा। ये पूरा इजी है कि नहीं है? ओके तो इसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर। ये तो नॉर्मल एटॉमिक स्पेक्ट्रा का बात हो गया, पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम बनाएंगे, पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा था, हाँ कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वो ईच अदर से परपेंडिकुलर होते थे, हमने उसका डायग्राम भी ड्रॉ किया था। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर पढ़ेंगे। तो ये एक अच्छे से हेडिंग डालो, इससे क्वेश्चन आता है भाई, इससे एग्जाम में, सारे एग्जाम में, एंट्रेंसेस में, सब में क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर से। डाल दो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सर एक टाइप का नहीं होता, बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर हम इंक्रीजिंग वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी से हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जितने भी स्पेक्ट्रम है हमारे पास, उन सबको सजाएंगे। तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में पहले हम सजाते हैं। तो पहले आएगा 10⁻⁹ नैनोमीटर में, वो आएगा कॉस्मिक रे। फिर आएगा गामा रेज, फिर आएगा 10⁻⁻1 नैनोमीटर में एक्स रेज, और 10 नैनोमीटर में आएगा यूवी, और फिर 10⁻³ नैनोमीटर में आएगा विजिबल रेज, और यहाँ पर आएगा 10⁵ में आईआर, और यहाँ पर आएगा 10⁷ में माइक्रोवेव्स। और सबसे ज्यादा जो वेव है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए, जो रेडियो वेव हम यूज करते हैं, वो किलोमीटर्स तक जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह तक। ओके, रेडियो वेव्स आपको पता है ना, ये किलोमीटर्स तक जा सकता है। वैसे ही अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, हम हर्ट्ज के टर्म्स में इसको सवारेंगे, तो ये कैसे बनेगा? कॉस्मिक रे बनेगा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, बिकॉज उसका वेवलेंथ सबसे कम है। आपको तो पता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा गामा रे, उसके बाद आ जाएगा एक्स रे। ये ऑर्डर याद रखना, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, देन यूवी, विजिबल, आईआर। यूवी और विजिबल लाइट, यही जो पार्ट है ये हम देख पा रहे हैं, यही जो पार्ट है इसके लिए हम पूरा दुनिया देख पा रहे हैं, और बाकी सारे लाइट्स हम नहीं देख पा रहे हैं। कॉस्मिक रे नहीं देख रहे हैं, एक्स रे नहीं देख पा रहे हैं, और गामा रे नहीं देख पा रहे हैं, आईआर, यूवी, माइक्रोवेव, रेडियो भी सब हमारे आंख को विजिबल नहीं है। हमें कौन सा लाइट दिख रहा है ना, ये जो छोटा सा एक पार्ट है विजिबल स्पेक्ट्रम, इसीलिए मैंने ये विजिबल स्पेक्ट्रम को जूम किया। विजिबल स्पेक्ट्रम में भी आपका कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है? विव गियर। विव गियर आपने पढ़ा होगा स्कूल में, छोटे बच्चे जब थे आपको पढ़ाया गया होगा। क्या है? वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। तो इसमें भी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा रेड का, इसमें भी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा रेड का, और सबसे कम होगा वायलेट का, और बाकी सब इसके अंदर आ जाएंगे। समझ रहे हो? बाकी सब इसके अंदर आ जाएंगे।
तो ये वीवर का पैटर्न याद रखो और ये वाला पैटर्न भी याद रखो, कौन से वेवलेंथ में कौन सा वाला आता है। और वेवलेंथ इन किस पे, नानोमीटर पे, मीटर पे नहीं, नानोमीटर पे नापना है। ये जो 10⁻⁹ नानोमीटर है, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो और एक 10⁻⁹ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ओके, या फिर आज का सब कुछ ऊपर जा रहा है, दिमाग से ऊपर जा रहा है या नहीं समझ आ रहा है? बताओ बताओ बताओ, अगर समझ नहीं आ रहा है तो और एक बार डिस्कस करेंगे। सर हाँ सर यूवी रेस तो विजिबल नहीं होते आंखों को। हाँ, यूवी रेज विजुअल नहीं होता। विजिबल स्पेक्ट्रम में जितना है वही सब विजिबल होते हैं, जैसे कि विजिबल। विजिबल रेंज के अंदर आ रहा है ना। यूवी यूवी कहाँ विजिबल रेंज में आ रहा है? यूवी कहाँ विजिबल रेंज में आ रहा है भाई? देखो यूवी है 10 नैनोमीटर में और विजुअल स्पेक्ट्रम है 100 नैनोमीटर, सॉरी 1000 नैनोमीटर में, तो कैसे आएगा सेम रेंज में? सर वो डॉटेड होके नीचे गया है ना। हाँ, पर विजिबल रे अलग है और यूवी रे अलग है। देखो यूवी के बाद हमें रेज दिखना शुरू होता है। हाँ बेटा, हाँ कहाँ हम करीबी वो क्लास सारी करीब अटे पर सारी हो। हाँ हाँ हाँ, देखो 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 आसानी से देखो, यहाँ पर जो हमारा विजिबल सेक्शन है ये शुरू होता है 400 नैनोमीटर से, और जो यूवी सेक्शन है ये शुरू होता है 100 से 300 तक। मतलब यूवी रेंज खत्म होता है जहां पर, वहां पर हमारा विजिबल रेंज शुरू होता है। और विजिबल रेंज खत्म होने के कुछ टाइम बाद हमारा आईआर रेंज शुरू होता है। ओके, आप अगर हायर केमिस्ट्री में कुछ आगे काम किए तो वहां पर आप विजिबल स्पेक्ट्रा, यूवी स्पेक्ट्रा और आईआर स्पेक्ट्रा के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। अभी हमें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमें सिर्फ विजिबल रेंज का लाइट जो कि है 400 या फिर 380 नैनोमीटर से 720 तक, 380 से 720, और रफली आप याद रखोगे तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का रेंज ही विजिबल है, और उससे ज्यादा हमें नहीं दिखाई नहीं देता है। और ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, जैसे कि बैट्स को कुछ ज्यादा दिखाई देता है, यूवी रेंज में भी दिखाई देता है, पर ह्यूमन के लिए यही है विजिबल स्पेक्ट्रम। ओके, होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब देखो पार्टिकल नेचर, ये तो हमारा वेव नेचर का सब कुछ हुआ कि सर ये वेव है, हमने यहाँ पर स्पेक्ट्रम भी बना दिया। पर हमने पहले क्लास में क्या डिस्कस किया था? हमारा जो एटॉम है उस या फिर इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव है और एक पार्टिकल है जो कि हाई स्पीड में मूव कर रहा है एटॉम के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, हाँ कि नहीं? तो उसको पार्टिकल कौन प्रूव करेगा? जैसे कि फेनोमेनन लाइक डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, and the process of wave around the obstacle is called diffraction. डिफ्रैक्शन आपको याद होगा, नहीं आपको नहीं पढ़ाया गया होगा शायद। ऐसा कुछ होता है, दो लेंसेस टाइप का हमें रखना पड़ता है वहां पर, और एक वेव आता है बाहर से, एक वेव आता है बाहर से, और ये जो दो लेंसेस होते हैं ना, वन साइड से ऐसे कुछ रफ होते हैं, और यहाँ पर ये जो बाहर से आता है, ये यहाँ पर दोनों वेव में इस एक ऐसा डिस्टेंस दिया जाता है डी का, ये फिजिक्स में है आपका वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में, उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे। और यहाँ से लाइट डिफ्रैक्ट करता है, यहाँ से लाइट डिफ्रैक्ट करता है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है फिजिक्स में, वहां पर डिटेल में पढ़ोगे सेकेंड ईयर में, मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है। फिर इंटरफेरेंस क्या है? जब दो वेव आके मिलते हैं, जब दो वेव आके मिलते हैं, अगर वो सिमिलर टाइप के हुए तो वो 2 लैम्डा हो जाएंगे, अगर वो डिफरेंट टाइप के हुए तो उनका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा मिलके, और अगर वो सिमिलर टाइप के हुए तो वो 2a हो जाएंगे। और अगर मतलब कुछ एंगल्स में हुए, कुछ एंगल्स में वेव का इंटरेक्शन हुआ, तो वहां पर हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। आपको तो वेक्टर एडिशन पता होगा, फिजिक्स सर ने पढ़ाया होगा, एक वेक्टर यहाँ जा रहा है, दूसरा वेक्टर यहाँ जा रहा है, हम इन दोनों को ऐड करने के लिए कौन सा लॉ डालेंगे? अरे वेक्टर एडिशन रूल, ए ट्रायंगल लॉ। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हाँ कि नहीं? यस सर, सर ट्रायंगल लॉ कॉमन है ना। वेक्टर एडिशन रूल, और उसका रूट ओवर डालना पड़ेगा आखिर में। ओके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के लिए। और आप वहां पर थोड़ा वो जो पैरेललोग्राम लॉ है, कुछ पॉलीगन लॉ है, ये सब आपको थोड़ा अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। अभी तो मुझे ये सब पढ़ाना नहीं आता, मुझे अपना केमिस्ट्री का पार्ट आता है, मैं आपको वही पार्ट पढ़ा दूंगा।
तो पार्टिकल नेचर का जो पहला चीज हमने डिस्कस किया था वो था क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन था। फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में भी हमें कुछ पढ़ना था। तो पहले हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको, मुझे जो याद है, मैंने आपको क्वांटाइजेशन चार्ज के बारे में बताया था कि हमें पैकेट्स में मिलते हैं चार्ज, और उस पैकेट का नाम क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन होता था। अगर हम किसी एटॉम से चार्ज लेते थे वो एक इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में लेते थे, अगर किसी एटॉम को इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज देते तो वो भी हम एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे ही टर्म्स में देते थे। तो मैक्स प्लैंक ने उसी रिसर्च को और ही ऊपर लेवल पे ले गए, बहुत ही ऊपर लेवल पे। 1900 में या फिर 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि बिहेवियर ऑफ ब्लैक बॉडी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग था, और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा था। क्या था ना, पहला स्टेटमेंट था उनका, द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड और अब्सॉर्ब, जो भी आप एनर्जी इमिट कर रहे हो या फिर अब्सॉर्ब कर रहे हो वो कैसे फॉर्म में है, डिस्कंटिन्यूअस फॉर्म में है और स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में है। और उस पैकेट को हम बोल रहे हैं क्वांटा या फिर क्वांटम, उस पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटा या फिर क्वांटम। और इन केस ऑफ लाइट ये जो क्वांटा का नाम है फोटोन, इन केस ऑफ लाइट क्वांटा का नाम है फोटोन। तो उस क्वांटा का भी कुछ यूनिट होगा, कुछ एनर्जी होगा। तो उसी क्वांटा का एनर्जी क्या निकला ना, एच न्यू निकला, एच फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी। और आपको पहले से पता है कि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो ये बन गया हमारा एच सी बाई लैम्डा। और एच पर क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये प्लैंक्स कांस्टेंट का एक कांस्टेंट वैल्यू है, नाम से ही पता चल रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट है। और उसका वैल्यू कितना होगा ना, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल इंटू सेकेंड लिखो, जेएस कुछ अलग यूनिट नहीं है, जूल एनर्जी का यूनिट है, सेकेंड टाइम का यूनिट है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट है जूल सेकेंड। तो आपको अभी पता चला कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के साथ और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के साथ। तो ये आपको अभी पता चला। तो फिर आप क्या लिख सकते हो, जब दो डिफरेंट क्वांटा के दो डिफरेंट एनर्जी होंगे तो U1/E2 इज इक्वल टू आपके लिए हो जाएगा, जैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V1/V2 या फिर ν1/ν2। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल केस में क्या करोगे, U1/E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दिमाग से ऊपर जा रहा है? गिरिजा, λ1/λ2/λ1, गिरिजा, श्रुति रंजन, निशित और जिज्ञन दत्त, आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? पूरा मतलब बाउंसर जा रहा है? सर बाउंसर। समझ आ रहा है बाउंसर? यस सर। पूरा? यस सर। ओके, फिर से डिस्कस करते हैं। आप पहले मैक्स प्लैंक का पहला पॉइंट लिखिए, कॉपी में लिखते जाइए मेरे साथ। द रेडिएंट एनर्जी मतलब जो एनर्जी हम कहीं से भी इमिट करते हैं या फिर ऑब्जर्व करवाते हैं, इज इमिटेड और ऑब्जर्व, पूरा लाइन बाय लाइन लिखिए, इमिटेड और ऑब्जर्व डिसकंटिन्यूअसली। मैंने आपको बताया एक पैकेट जाएगा, उसके बाद और एक पैकेट जाएगा। ऐसे नहीं कि आप जैसे मतलब देख रहे थे सन, ग्लूकोज का एक एडवर्टाइजमेंट देखा है, बहुत साल पहले आता था, सूरज हम में से एनर्जी एक स्ट्रॉ में डाल के हमसे एनर्जी चूस लेता था। ऐसा कुछ कंटिन्यूअसली नहीं होता है। जो भी ऑब्जर्व या फिर एनर्जी ऑब्जर्व होता है या फिर इमिट होता है वो डिसकंटिन्यूअसली होता है पैकेट्स के फॉर्म में, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में लिखो। और उसी एनर्जी को हम कहते हैं, उसी पैकेट को हम बोलते हैं क्वांटा या फिर क्वांटम। एंड इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोन। तो लाइट के केस में अगर हम लाइट एनर्जी की बात में आ जाएं तो उसको हम बोलते हैं, उसी क्वांटा को हम बोलते हैं फोटोन। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया। फिर हम दूसरे पॉइंट में चलते हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सबको, कॉपी में लिख लो। अरे समझ आया कि नहीं समझ आया, बताओ। यस सर, समझ में आया। फिर तो हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। द एनर्जी ऑफ क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो अभी मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी जो न्यू है हमारा एनर्जी उसके साथ प्रोपोर्शनल है, और अगर फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनल हुआ तो एनर्जी वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ना हमें पहले से पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटवाने के लिए निश्चित हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस बार हमने जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया उसका नाम दिया प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका नाम दिया हमने
प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है, लिखो ये वैल्यू लिखो, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। हाँ कि नहीं? तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। ये दूसरे पॉइंट का और कुछ डेरिवेशन है, यहां तक लिख लो, फिर दूसरे पॉइंट का और कुछ डेरिवेशन है जिसको हम अभी करेंगे। तो हमें मिला कि सर एनर्जी जो होता है प्रोपोर्शनल होता है v के साथ न्यू के साथ डायरेक्टली और वेवलेंथ के साथ इनवर्सली। तो जब हम दो डिफरेंट केसेस लेंगे E1 V1 और λ1 और E2 V2 λ2 का केस, तो यहाँ पर तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, आपको दिख रहा है। मैं प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वालिटी कर रहा हूँ, जब रेशियो ले रहा हूँ तो कांस्टेंट h हर जगह से कट जा रहा है, जब हम रेशियो ले रहे हैं तो h हर जगह से कट जा रहा है। फिर क्या होता है ना, λ2 डिवाइडेड बाई λ1 हो रहा है, बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी से λ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए यहाँ पर E1 बाई E2 इज इक्वल टू μ1 बाई μ2 और इज इक्वल टू λ2 बाई λ1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के वजह से। और जब हम ये दोनों एनर्जी को मिला देते हैं, E1 और E2 को मिला के हम E टोटल निकालते हैं, तब हम कैसे निकालेंगे ना, वेवलेंथ के टर्म में निकालेंगे। हमें यहाँ पर पता था ये है hc बाई λ और ये था hc बाई λ1 और ये था hc बाई λ2। अगर हम हर जगह से hc को उड़ा ले जाएं, यहाँ पर hc को कॉमन लेंगे और इस तरफ तो hc है तो हर जगह से hc कट जाएगा और यहाँ पर हमारा बच जाएगा 1 बाई λ इज इक्वल टू 1 बाई λ1 प्लस 1 बाई λ2। तो ये बहुत ही आसान तो नहीं कहूंगा पर समझने वाली बात है, मैथमेटिक्स की बात है। तो आपको अगर नहीं समझ आए तो बताए, और एक बार रिपीट करेंगे। समझ आ गया? सर और एक बार सर। और एक बार समझते हैं। तो यहां तक हमें समझ आ गया कि प्रोपोर्शनल कैसे होता है। आपको तो पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के साथ, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन तीनों में हमें रिलेशन तो मिल गया, बट जब हम टोटल निकालते हैं तो नॉर्मली हमें एनर्जी का फॉर्मूला क्या पता था, एच न्यू था, या फिर उसी को हम लिख सकते थे एच सी बाई लैम्डा, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, हमें पहले पता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ ई टोटल की जगह ये कन्वर्ट करें, ये होगा वेवलेंथ टोटल, और यहाँ पर ऊपर एच सी हर जगह रह रहा है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड से हम एच सी को कॉमन लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्मली एच सी हमारे पास है। तो 1 बाई लैम्डा टोटल क्या हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा टोटल क्या हो जाएगा ना, 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2। बहुत सिंपल इक्वेशन है, आपको एक बार कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना है, इसको एक बार कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना है, याद रह जाएगा। समझ रहे हो? और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू याद रख लो, अरे हमेशा के लिए याद रख लो, केमिस्ट्री जब तक पढ़ोगे प्लैंक्स कांस्टेंट की जरूरत तब तक पड़ेगी। 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। और नॉर्मली जितने भी आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं वहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहता है बेटा। अभी चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी पॉइंट में, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या था ना, जो दो एनर्जी हमें पैकेट में मिल रहा था, उस पैकेट का वैल्यू कितना होगा, वो मल्टीपल ऑफ एच न्यू होगा। जैसे कि हमारा जो चार्ज हमें मिल रहा था वो मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, यहाँ पर भी जो एनर्जी इमिट या फिर ऑब्जर्व होगा वो ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू होगा। तो E is equal to n h न्यू, यार n is an integer और नेचुरल नंबर। ओके, n is an integer और नेचुरल नंबर, n आप जीरो नहीं ले सकते, अगर जीरो लोगे भी तो चलेगा, जीरो एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर ऐसे होगा NH न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू, डॉट 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 करके NH न्यू तक हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है, ये पॉइंट तो पूरा इजी था, ये तो सबको समझ आ गया होगा, ये दूसरा पॉइंट ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स डाला गया था यहाँ पर। फिर एग्जाम्पल 2.2 में देखिए, इफ ए लाइट रेडिएशन फ्रॉम नियॉन एटम हैज वेवलेंथ हमको गिवन है, देन कैलकुलेट द एनर्जी पर एनर्जी ऑफ फोटोन बीइंग इमिटेड। तो हमें वेवलेंथ गिवन है, C का वैल्यू पता है, H का वैल्यू पता है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है, तो हमें C का वैल्यू पता है क्या, 3.0 इंटू 10 टू पावर
8 मीटर पर सेकेंड, और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू हमने अभी अभी पढ़ा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो हमें सिर्फ ये नैनोमीटर को यहाँ पर डाल देना है लैम्डा के जगह, और हमें मिल जाएगा एनर्जी का वैल्यू कितना मिला 3.106 इंटू 10⁻19 जूल। तो ये एग्जाम्पल जल्दी से अपने कॉपी में डाल दो। हमें सिर्फ इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन सीखना था, कैसे ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, इसमें से कुछ मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है यहाँ से। जल्दी जल्दी लिखो। ओके, तो लगता है आप लोगों ने लिख लिया, हाँ कि नहीं? तो आगे चलते हैं और एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे और ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी पढ़ेंगे। पार्टिकल नेचर प्रूव करने के लिए अपना पार्टिकल नेचर सही से प्रूव करने के लिए हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी पढ़ेंगे और आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी अपना पढ़ लेंगे अभी। तो ये वाला एग्जाम्पल देखो, एक 200 वाट का बल्ब है भाई हमारे पास, एक 200 वाट का बल्ब है और जो इमिट करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक ही कलर का लाइट इमिट कर रहा है। अगर ब्लू कलर का इमिट कर रहा है, ब्लू कलर का इमिट कर रहा है, अगर व्हाइट कलर का इमिट कर रहा है, व्हाइट कलर का इमिट कर रहा है। मोनोक्रोमेटिक लाइट, और हर जगह हमें जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वहां पर मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा जिसका वेवलेंथ कांस्टेंट होगा। ओके, एक ही वेवलेंथ में वो लाइट इमिट करेगा। तो एक 200 वाट का बल्ब, वाट पावर, वो इमिट कर रहा है 800 नैनोमीटर में क्या वेवलेंथ का लाइट। द कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। तो हर सेकेंड ये बल्ब कितना नंबर का फोटोन इमिट करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो। तो पहले हमें जो सॉल्यूशन में पहला स्टेप है, यहाँ पर हमें फोटोन्स को कांस्टेंट ले लेना है, जो कि है द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड बी एन। तो एन नंबर ऑफ फोटोन्स हमारा बल्ब पर सेकेंड में इमिट कर रहा है। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, हमें एनर्जी निकाल देना है। एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, ये पता है हमें, और या फिर एन एच सी बाई लैम्डा। ये जो एन का वैल्यू है ये हमें पता नहीं है, स्मॉल एन का वैल्यू, ये स्मॉल एन का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो जब पता नहीं है हम क्या करेंगे ना, एच का वैल्यू डालेंगे, सी का वैल्यू डालेंगे और नीचे वेवलेंथ हमें पता है। तो एनर्जी का वैल्यू कुछ ऐसा आया, एन इंटू 2.48 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देन द बल्ब का पावर आपको कितना गिवन है, 200 वाट। 200 वाट मतलब 200 जूल इंटू जूल पर सेकेंड पावर। वाट का डेफिनेशन क्या था, E बाई टी। अरे पावर का डेफिनेशन क्या था, एनर्जी बाई टाइम नहीं था क्या? जब आप वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ेंगे या फिर 10th में तो आपने ये पढ़ा होगा, पावर का फॉर्मूला था एनर्जी बाई टाइम। तो जब हम इसको डालेंगे जूल पर सेकंड में, डायरेक्टली हम इक्वेट कर देंगे, यहाँ पर डायरेक्टली हम इक्वेट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा एन का वैल्यू, एन का वैल्यू हमें मिल जाएगा 8.4 इंटू 10⁻20 पर सेकेंड। मतलब हमारे पास इतने ही नंबर ऑफ फोटोन्स, इतने नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड में उस बॉल से रिलीज हो रहे हैं, जो 200 वाट का बल्ब है। ओके, ऐसे ही आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देंगे, 100 वाट का बल्ब दे सकता है, 20 वाट का बल्ब दे सकता है, तो अप्रोच सेम रहेगा।
अप्रोच सेम रहेगा। पहला स्टेप आपको लेना है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इज इक्वल टू n, और उसके बाद लेना है एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उसको पावर के साथ इक्वेट कर देना है और आपको सेकंड इनवर्स में मिल जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स। n का वैल्यू हमें सेकंड इनवर्स में निकाला गया है। यहाँ पर देखो पूछा गया है क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। तो ये बहुत ही इजी एग्जांपल था, इसको आप एक बार कॉपी में ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे पूछिए और एक बार कॉपी में ट्राई कीजिए, और अगर नहीं हो रहा है तो मुझे और एक बार पूछिए। फिर चलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरफ। देखो भाई, एक ब्लैक बॉडी के बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि क्या ना, जो ब्लैक बॉडी है वो लाइट को ऑब्जर्व करना जानता है, बहुत अच्छे मतलब अमाउंट में लाइट को ऑब्जर्व करना जानता है। तो ये ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज एन आइडियल बॉडी व्हिच इज ए परफेक्ट ऑब्जर्वर एंड ए परफेक्ट इमिटर ऑफ रेडिएशन। अगर वो ऑब्जर्व करेगा तो हर अमाउंट के रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा, अगर वो इमिट करेगा तो पूरा परफेक्टली रेडिएशन को इमिट करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ अपने अंदर रखा और इमिट किया। The emittance of radiation of different coloration from these bodies was not in accordance with the classical wave theory. तो हमारे पास जो क्लासिकल वेव थियोरी था हाइजेनबर्ग का, उसके अकॉर्डिंग इसका कुछ भी नहीं जा रहा था, उसके अकॉर्डिंग इसका कुछ भी नहीं हो रहा था। तो हमें उसके लिए और एक एक्सप्लेनेशन ढूंढना पड़ा जो कि वेव नेचर नहीं है। जो कि वेव नेचर नहीं है वो है पार्टिकल नेचर। तो उसका एक्सप्लेनेशन हमें क्या मिला ना, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय ऑन हीटिंग atom iron starts oscillating and emits radiation of frequency mu में हमारा radiation emit कर रहा है। तो if the heating is continued, more and more energy is being absorbed by the atoms, in turn results in the increase of frequency। तो जो एनर्जी का वैल्यू है हम हीट देके इंक्रीज करवा रहे हैं, जिसके कि हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ना एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये आपको पता है। तो उस समय हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है। देखो वेवलेंथ और इंटेंसिटी का रिलेशनशिप, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ रहा है और वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है। और अगर हम टेम्परेचर कम रख रहे हैं, तो वेवलेंथ यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, लैम्बडा मैक्स इंक्रीज कर रहा है, पर इंटेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। लैम्बडा मैक्स इंक्रीज कर रहा है, लैम्बडा मैक्स इंक्रीज कर रहा है, हमारा लाइट का जो वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, पर जो लाइट का इंटेंसिटी आपको आंखों को जितने जोर से दिखना चाहिए उतना नहीं दिख रहा है। तो हमें कौन सा लाइट की जरूरत है, हमें हाई टेम्परेचर वाले लाइट की ज्यादा जरूरत है। वेवलेंथ मतलब वो ज्यादा दूर तक ना आए पर हमें अच्छे तरह से दिखे। जो आपका टेबल स्टडी लैंप है वो किस ये टेम्परेचर में होगा, हाई टेम्परेचर में होगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा। पर जब आप स्टेडियम वाला लाइट दिख रहे हो तो उसमें टेम्परेचर ज्यादा नहीं चाहिए, हमें इंटेंसिटी कम होने से चलेगा, हम बहुत सारे लाइट लगा देंगे, पर हमारा वेवलेंथ ज्यादा होना चाहिए, वो ज्यादा दूर तक जाना चाहिए। जो आप बड़े बड़े स्टेडियम्स में फ्लड लाइट देखते हो, ये उस वाला केस है जहां पर टेम्परेचर कम होता है, हम बहुत सारे लाइट्स यूज कर रहे हैं, और उसका वेवलेंथ हमें ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि हम बहुत दूर तक उसको फोकस करवा सके। ओके, ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जितना हमारा केमिस्ट्री में था, और बाकी फंडा है इसका जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे हीट और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। पूरा ये चैप्टर का जो बेसिक है वो फिजिक्स के साथ पूरी तरह से रिलेटेड है, तो अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री को मिला के चलो, बहुत बढ़िया होगा। तो अभी चलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी आपके फिजिक्स में है पर केमिस्ट्री में जितना है मैं आपको अच्छे से पढ़वा देता हूँ। क्या है हमारे केमिस्ट्री में आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि हमने आइंस्टाइन ने क्या किया था भाई, द फेनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ ए मेटल व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जरा आप लिखिए, ये जरा आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन लिखिए कि द फेनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन from the metal surface when the light of suitable frequency strikes on it is called photoelectric effect। तो हमारा अगर suitable frequency का या फिर suitable energy हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को मिलता है जो emit हो सकता है अपने मेटल सरफेस से, या फिर आउटर इलेक्ट्रॉन होगा जो मेटल सरफेस से इजीली निकल सकता है, तो वहां पर उसको हम बोलेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, जो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, इसके बारे में आपको कोई मतलब ज्यादा कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं। एक बैटरी था और यहाँ पर एक वैक्यूम चैम्बर था, जैसे हमने कैथोड रे ट्यूब में लिया था, और यहाँ पर मेटल सरफेस, और दूर से मेरा ये लाइट सोर्स है, जो कि हमें एनर्जी दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के भाग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन निकला तो हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर मैंने एक डिटेक्टर रख लिया,
डिटेक्टर नॉर्मली हम ZNS का स्क्रीन यूज करते हैं जो कि हमें देता है लाइट, या फिर फॉस्फोफ्लोरोसेंस। तो डिटेक्टर रख लिया और जितना भी इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड हुए, यहाँ पर बम्बार्ड हुए तो मुझे पता चल गया। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल मैकेनिज्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो इससे मैकेनिज्म से हमें कुछ ज्यादा मतलब याद करने की जरूरत नहीं, हमें इसका कंक्लूजन याद करना है भाई, हमें इसका कंक्लूजन याद करना है। देखो, द सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ये चारों ऑब्जर्वेशन को आपको अच्छे से लिखना है अपने कॉपी में। क्या है ना, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी आपका लाइट आपके सरफेस में गिरा तभी आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, कोई टाइम लैग नहीं रह रहा है from the metal surface, and it means the electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes। ये है पहला पॉइंट, बहुत ही आसानी से आपको समझ आ रहा है। The number of electrons ejected is proportional to the intensity of brightness of the light। अगर जितना अमाउंट का लाइट आप डालोगे हाई इंटेंसिटी में, उतना ज्यादा अमाउंट का इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा, और वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। बट लाइट के फ्रीक्वेंसी से उसका कोई रिलेशन नहीं है, जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो लाइट के इंटेंसिटी में डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट भी आप लिख लेना क्लास के खत्म होने के बाद। और ये तीसरा पॉइंट है, फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इतना मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा, इससे नीचे आप फ्रीक्वेंसी डालोगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और इसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर एट फ्रीक्वेंसी v इज ग्रेटर देन v0, जो v0 है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर हम एक फ्रीक्वेंसी लेते हैं जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड एंड कम आउट विथ ए सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। देखो, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कुछ ज्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे तो जो बचा हुआ फ्रीक्वेंसी v माइनस v0 ये बन जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी, h इंटू v माइनस v0 ये बन जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी हमें क्या देता है, मोशन देता है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के जाके डिटेक्टर से टकराएगा तो उसको पता चल जाएगा। ये चारों पॉइंट जल्दी से अपने कॉपी में लिखो, फिर हम 5 मिनट के बाद एक दूसरा सेशन शुरू करेंगे। ये 5 मिनट के बाद दूसरा सेशन शुरू करेंगे और आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से खत्म करेंगे। ओके, फिफ्थ पॉइंट भी है और उसके बाद ग्राफ्स भी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से खत्म करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आज का क्लास यहीं खत्म करेंगे। ये जल्दी चारों पॉइंट लिखो, फिर 5वें पॉइंट से हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। 5 मिनट के बाद ज्वाइन हो जाना इसी लिंक पे। ओके, थैंक यू। जल्दी लिख लो, पीडीएफ तो डाला हुआ है ग्रुप में या नहीं डाला?